हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस जो रहेंगे हिस्ट्री के रिगार्डिंग। आपको इससे हल्का सा आइडिया लगेगा कि आपने कोई भी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या उसमें पॉइंट्स लिखने हैं, क्या उसमें फ्लो चार्ट बनाना है, क्या डायग्राम आएगा हिस्ट्री में भी, तो हल्का सा आइडिया आपको लगेगा इससे। तो हमने जो क्वेश्चंस है ना वो लिए हैं फ्रॉम वेरियस डोमेन्स, जिसमें एंशंट है, मिडीवल है, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इन सबसे सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चीज से आपको हल्का सा ये पता लगता है दैट किस डायरेक्शन में आपको अपना आंसर लिखना है, और बाकी सारे बच्चों से ना जो 1-2 नंबर हम पीछे रह जाते हैं वो हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि मेन मुद्दा ना ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसमें नंबर भी हमारे अच्छे आने चाहिए ताकि हमें अपनी पसंद की जो कैडर है वो मिले, पसंद की जो जॉब है वो मिले। नहीं तो फिर सारी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं वेस्ट ही हो जाती है, क्योंकि इतना सारा मेहनत करो भी और फिर बाद में वो पोस्ट मिले जो आप नहीं करना चाहते थे। सो हल्का सा उस कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे, और मेंस को निकालने के नहीं, सिर्फ मेंस में अच्छे मार्क्स लेने के पर्सपेक्टिव से हम चीजों को समझेंगे। चलिए, तो इसके साथ हम शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोका's धम्म was not merely a moral doctrine but an instrument of imperial integration in a culturally diverse empire। अब देखो यार, इसको हमें करना है क्रिटिकली एग्जामिन कि अशोक के धम्म ने बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, बिल्कुल ठीक बात है कि वो अचंड अशोक से अब वो धम्म अशोक बन चुके हैं, बैरी घोष से हम धम्म घोष की तरफ जा चुके हैं, हम लोगों ने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करना है, हम टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं करना है, ये हम सारी बातें जानते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि इनकी जो पॉलिसीज थी भले ही कितनी अच्छी हो, लेकिन वो सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं थी। दैट वॉज नॉट मेयरली मॉरल डॉक्ट्रिन बट एक इंस्ट्रूमेंट भी था जिससे कि पूरा का पूरा जो आपका एम्पायर है वो इंटीग्रेट हो सका। तो वो एक अच्छा रोल प्ले कर गया अशोक के 40 साल के कार्यकाल के लिए, ठीक है। लेकिन साथ में कुछ चीजें ऐसी भी आपने बतानी है जिससे आपको ये पता लगे कि सिर्फ और सिर्फ अशोक के धम्म की वजह से ही नहीं ये सब कुछ हुआ है, बल्कि ना और भी बहुत सारे रीजंस रहे हैं इसके कंसोलिडेशन में। प्लस धम्म के होने के बावजूद भी जो आपका पूरा मौर्यन एम्पायर है, जो अशोकन एम्पायर है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन जरूर हुआ था। तो ये भी आपने से बताना है। जैसे अगर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आप ये सारी बातें ही लिखोगे कि भाई कैसे कैसे कलिंग वॉर में 261 BCE के बाद जो अशोक है उसने बुद्धिज्म को अपना लिया था, उसने धम्म की पॉलिसीज को बनाया था। अब ये ना कोई धर्म वो बुद्धिज्म वाला धर्म नहीं है, ये धम्म है, दैट इज बेसिकली द नेम ऑफ हिज मदर। तो उनके नाम पर इसने पॉलिसी शुरू करी है और धम्म से इसको रिलेट किया है। ये मॉरल डॉक्ट्रिन है कि भाई आपने एनिमल्स को स्लॉटर नहीं करना है, आपने जो है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना है, आपने वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करना है, राजा का धर्म सिर्फ लोगों का वेलफेयर ही होता है, लोगों से पूछ कर आप उनके साथ काम करें। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पॉलिसीज में थी, ठीक है। तो हल्का सा इसका रहेगा इंट्रोडक्शन कि कैसे कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम अशोक का डिफरेंट फेज की उस टाइम पर इसको हम चंड अशोक कहते थे। आपको याद होगा इसने अपने 99 भाइयों को मरवाया था राजगद्दी पर बैठने के लिए, और बैठने के बाद भी जो है बहुत सारे टॉर्चर चैम्बर्स बनवाए थे, और काफी ज्यादा जो उसके खिलाफ बोलते थे उनको मरवा दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था बेशक। तो ये सब था अशोक के टाइम पर। बट जब कलिंग वॉर हुआ 261 BCE के आसपास, तब ये कन्वर्ट हो गए थे धम्म अशोक में, ठीक है। तो ये कुछ फेज हैं इसके, तो आपको ये समझने होंगे। सो अशोकन एम्पायर का इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि जो एम्पायर है वो किस तरीके से स्टैब्लिश हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम चंड अशोक टाइम टू धम्म अशोक टाइम, ठीक है। अब बात ये आती है कि मॉरल डॉक्ट्रिन ये है, इसकी वजह से सब कुछ रहा हमारे पास। तो हाउ धम्म प्रमोटेड इंपीरियल इंटीग्रेशन, कि इसने इंपीरियल इंटीग्रेशन को किस तरीके से प्रमोट किया, सिर्फ कल्चरली ही नहीं, सिर्फ लोगों को इसने बस पास ही नहीं लेकर आया। इतनी कल्चरल डाइवर्स कंट्री में इतना लोगों को पास लेकर आना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। ये घर में 4 लोग हो ना, उनके आपस में नहीं बनती, सबकी अलग अलग सोच होती है। सोचो कि आप पूरे देश में ऐसे रह रहे हैं जहां पर इतने अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करना। जैसे पहला इन्होंने कैसे इसने रोल प्ले किया, अ कॉमन एथिकल कोड फॉर डाइवर्स पॉपुलेशन। चाहे आप जैनिज्म से बिलीव करते हैं, चाहे आप बुद्धिज्म वाले हैं, चाहे आप हिंदुइज्म वाले हैं, चाहे आप आजीविका हैं, चाहे आप कोई भी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रही हूं कि भाई आपने काउ स्लॉटर नहीं करनी, आपने जानवरों को नहीं मारना, आपने जो है धर्म महामाता को अपॉइंट करना है, सो दैट जो लोग नहीं पढ़ लिख सकते हैं उन लोगों को ये सारी बातें बताई जाए। तो जो भी एडिक्ट्स पे लिखा जाता है अशोक की, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उनको बताते जाके। सो अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इग्नोरेंस को हटाना है। सो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सिंपल रूल्स हैं अच्छे जीवन यापन के लिए।
तो इन्होंने इस तरीके से पूरे डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए सारे मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ये है कि अवेयरनेस काफी क्रिएट कर दी थी, जहां से लोग खुद ही इसके पास चले आए कि भाई हम लोगों को सारी चीजें माननी है बिकॉज हमारा रूलर कह रहा है। देन रिलीजियस टॉलरेंस रिड्यूस्ड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब बुद्धिज्म तो नहीं, सिर्फ जैनिज्म भी, हिंदुइज्म भी, बाकी और सेक्ट भी आपस में पास आ गए थे। अशोक ने कोई पॉलिसी ऐसी नहीं लेकर आई जिससे कि और धर्मों को दुख पहुंचे। कुछ एविडेंसेस मिलते हैं अशोक के हमें कि जब बुद्ध की काफी ऐसी मूर्ति बना दी थी जैन धर्म के लोगों ने, जो काफी ज्यादा उनकी डिफाइलिंग करती थी, मतलब काफी उनको डिफेम करती थी एक तरीके से, तो उन्होंने सारे जैन धर्म के उन लोगों को पकड़ के लेकर आने के लिए कहा था और उनको फिर जिंदा जला दिया गया था। तो ये बात है मतलब धम्म के आने के बाद की, ऐसे नहीं कि बहुत पहले की बात है ये। बट हाँ ये है कि अगर हम मेजर ओवरऑल व्यू देखते हैं अशोक के टाइम पीरियड का, तो फिर आपको ये बात ठीक लगती है कि भी टॉलरेंस तो थी। थोड़े बहुत एक्सेप्शंस के साथ साथ चीजें बिगड़ी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टॉलरेंस है सभी रिलीजन्स के लिए। तो काफी ज्यादा जो लोगों का कॉन्फ्लिक्ट है आपस में धर्म को लेके या किसी भी चीज को लेके, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस तो हुआ। देन विल हैव डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन एम्परर एंड सब्जेक्ट्स। अशोक ने चाहे वो पिलर एडिक्ट्स हो चाहे वो रॉक एडिक्ट्स हो, 7 पिलर एडिक्ट्स प्लस 14 रॉक एडिक्ट्स हर जगह पे लिखवाई। हर एरिया में जहां जहां पर मॉडर्न एम्पायर था, स्टार्टिंग फ्रॉम कंदाहार टू कंबोज टू आपका सेंट्रल इंडिया टू ईस्टर्न इंडिया, सिर्फ चोला चेरा पांड्या वाला एरिया सा था जो अशोक के काबू में नहीं था। इसके अलावा बाकी पूरा जो इंडिया था वो अशोक एम्पायर का हिस्सा बना हुआ था। और ये पूरा का पूरा है ना डायरेक्ट बॉन्ड है कि भाई अशोक ने लिखवाई है सारी एडिक्ट से। तो चाहे आपकी वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हो, चाहे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हो ताकि लोग पढ़ सकें, चाहे वो ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा हो, चाहे वो अरेमिक स्क्रिप्ट में लिखा हो, ये सारी जो चीजें हैं ये बताती हैं कि भाई कैसे पूरा एम्परर और सब्जेक्ट्स के बीच में, प्रजा के बीच में एक गठबंधन सा बन गया। लोग अपने आप को रिलेट करने लगे अशोक के साथ कि भाई अशोक ने पूरा फरमान जारी किया है, अशोक ने हमारे लिए टैंक बनवाया है, इससे हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन सेटअप हो गया। Then we'll have inscriptions network unified the empire symbolically। चाहे जैसे आप इसमें डायग्राम बनाओगे पूरा साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ये पूरा आपका जो है ये अशोकन एम्पायर का एरिया है। इसमें अलग अलग स्क्रिप्ट आपने देखी है, अलग अलग जगहों पे लिखी हुई, कहीं पिलर्स हैं, कहीं रॉक है, कहीं पर आपके जनरल धर्म महामातास को भेजा हुआ है अपॉइंट करके, सो दैट इग्नोरेंस को खत्म करके धम्म को प्रमोट किया जा सके। तो ये सब ने बहुत ज्यादा एम्पायर को सिंबॉलिकली जोड़ दिया। एक नेशन की जो भावना है वो जागी, लोगों को धर्म जाति के हिसाब से ना तोल के उन्होंने बस ये देखा कि कौन जो है अशोक के धम्म की बात मान रहे हैं। देन विल हैव धम्म वो सपोर्टेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। धर्म महामाता को अपॉइंट किया गया। सिर्फ ये बोल देना कि भाई आज से हम आपको बोलते हैं कि आप ये काम करो, कोई नहीं मानता ऐसे बात को, चाहे कोई एम्परर हो चाहे कोई हो, अपने घर में होगा तो ऐसे कोई नहीं मानता। आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बिठाना पड़ता है कि भाई ये काम करवाना है लोगों से, और अगर ये लोग काम नहीं करते हैं ये वाला, तो फिर पनिशमेंट के प्रोविजंस भी हैं। भले ही पनिशमेंट थोड़ी सी लीनियंट कैटेगरी की है, लेकिन फिर भी एक डर तो है पनिशमेंट का, है ना। तो इसीलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होना बहुत जरूरी है, सो दैट सुपरविजन, रेगुलेशन, ये सब इंश्योर किया जा सके। ओके, ऑल्सो जो वेलफेयर मेजर्स हैं उससे ये पता लगता है कि जो लोग हैं वो स्टेट के साथ लॉयल हैं। अब वेलफेयर मेजर्स का एडिक्ट में लिखा हुआ है कि भाई एडरॉक एडिक्ट ना 6th है आपकी, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई कोई भी राजा जो है उसका ये धर्म है कि वो लोगों की इच्छा जानने के बाद काम करे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, तब जाके जो है बढ़िया स्टेट बनता है, बढ़िया नेशन बनता है। स्टेट तो फिर भी आपने बना लिया, आप तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के हिसाब से बना लेंगे, लेकिन लोग जो हैं जब तक राजा को अपना डिवाइन स्टेटस नहीं दे रहे हैं, पिता नहीं मान रहे हैं, तब तक बात नहीं बनती। सो ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो आई बिकॉज बहुत ज्यादा जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो किए गए बाय अशोक टू प्रमोट धम्म, ऑल्सो टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ऑल्सो बहुत ही ज्यादा मिलिट्री कोअर्जन से ऑल्टरनेटिव मिला है हमें कि भाई मिलिट्री से देखो बात नहीं बनती, प्रोटेस्ट लोग करते हैं, आप सप्रेस कर देंगे ठीक है, लेकिन कब तक सप्रेस करेंगे। आज 3 लोग खड़े हुए हैं, फिर 6 लोग खड़े होंगे, फिर 60 लोग खड़े होंगे, करते करते आपकी जो पूरा नेशन की डिस्टेबलाइजेशन है वो तो शुरू हो गई ना। तो ये सारी चीजों ने ना, जो धम्म की बातों ने उनको प्रमोट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने, उसकी सारी बातों ने, उसकी लिखी गई डिफरेंट स्क्रिप्ट में पूरा जो नेशन है वो एक हो चुका था। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये सिर्फ मॉरल डॉक्ट्रिन ही नहीं था, बल्कि इस कल्चरली डाइवर्स कंट्री में इंपीरियल इंटीग्रेशन का काम उसने किया। अशोक को जो है एक बढ़िया राजा बनाया। आज भी हम अशोक को ना अशोक द ग्रेट कहते हैं, अशोक द चंड नहीं कहते,
क्योंकि बेसिकली थे तो चंड अशोक ही। इनके 3 फेज है, काम अशोक, चंड अशोक एंड धम्म अशोक। तो बाकी 2 को तो हम इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ इसको इम्प्लीफाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि मेजर जो पोर्शन इनकी लाइफ का वो यहाँ पर भी था। तो जो गलतियां उन्होंने करी उनको हमने माफ भी कर दिया, बिकॉज उन्होंने काम ही इतना बढ़िया करा लोगों के वेलफेयर के लिए। तो ये बात कहता है कि भाई जो अगर कोई भूला है, अगर वो शाम को वापस आ जाए तो उसको हम भूला नहीं कहते। तो अशोक के साथ यही बात बनती है। तो अशोक द ग्रेट ने बहुत ही धम्म को इस्तेमाल करके बढ़िया तरीके से जो है सिस्टम को सेटअप किया। अब ये तो हो गया इसका पॉजिटिव पॉइंट कि ठीक है भाई, धम्म ने ऐसा किया, धम्म ने वैसा किया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए था। लेकिन ना कुछ सिर्फ धम्म को हम ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं बोल सकते? कि क्या धर्म, ये जो धम्म की पॉलिसीज थी, क्या वो जानबूझ के पूरे नेशन को मतलब इंटीग्रेट करने के लिए चलाया गया था? ये क्या इसका मेन मकसद ये था? तो आंसर इज नो। मेन मकसद ये नहीं था। मेन मकसद था कि भाई कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ, इतने सारे लाखों लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग जो है उनकी फैमिलीज उजड़ गई, इतनी सारी लाशें उनकी आंखों के सामने पड़ी थी। तो ये सब देखने के बाद उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके लिए धम्म की पॉलिसीज आई थी। बाद में वो 2 साल तक भटकते भी रहे, बुद्धिज्म के सारे मॉन्क्स से मिलते भी रहे, उपगुप्त को उन्होंने अपना जो है गुरु बनाया। तो ये सारी जो चीजें वो पर्सनल लेवल पर चल रही हैं। तो इसका जो मेन मकसद धम्म के आने का वो ये नहीं था कि भाई आप एम्पायर को स्ट्रांगली बिल्ड करें। सो इट अरोज फ्रॉम अशोका's पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। और जो एडमिनिस्ट्रेशन पहले चल रहा था वो अभी भी चल रहा था। धम्म की पॉलिसी तो अलग है ना, तो वो आप ये नहीं बोल सकते कि जो धम्म एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका एक जगह पर आ गया और बाकी जो सारी चीजें थी वो एज इट इज पीछे रह गई। तो ये सब नहीं है, सारे वही काम कर रहे थे। समाहरत भी वही काम कर रहा था, सन्निधात भी वही काम कर रहा था, साथ में और जो प्रदेशाध्यक्ष बना रखे थे वो सारे काम कर रहे थे। सो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ धम्म ने ही पूरे देश को इंटीग्रेट करके रखा, बल्कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो पहले जैसे ही काम कर रही है। तो लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कहीं ना कहीं साथ हैं ऑलरेडी। इसके अलावा बोल सकते हैं कि भाई इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही अनइवन रहा है। जनरली बहुत सारे लोगों को जैसे पढ़ना नहीं आता था, अवेयरनेस क्रिएट करवाने जाते भी थे तो इतना ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते थे, बिकॉज यार नॉर्मल लोगों को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। इसके अलावा जो आप उनको कोई फालतू बात बोलेंगे तो वो नहीं सुनते। कोई वेलफेयर का काम है तो बता जाओ, टैंक बना दिए इरिगेशन करवाने के लिए तो ठीक बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर ये बोल रहे हैं आपकी काउ स्लॉटर मत करना, तो लोग उसको मानते नहीं है। तो यहाँ पे ना इस टाइम पे इंडिया में चल रहा है ब्राह्मणिज्म, और ब्राह्मणिज्म में जो ब्राह्मण्स हैं उनकी रोजी रोटी क्या चल रही है? दे आर डिपेंडेंट अपॉन द सेक्रीफाइसेस विच इज मेड ऑन रिचुअल्स। कि भाई बहुत ग्रैंड सेरेमनीज होती हैं। अशोक के धम्म ने क्या बोला? ग्रैंड सेरेमनीज मत करो, जितनी भी रिचुअल्स हैं जो फालतू के उनको लगते हैं उन्होंने बोला मना कर दो कि मत करो ये सारा काम। लेकिन जो ब्राह्मण्स थे वो तो उनका तो रोजी रोटी खतरे में आ गया, उनको तो चाहिए था ये सेक्रीफाइसेस के तौर पे रिचुअल्स को निभाना और यज्ञ वगैरह करवाने। तो कहीं ना कहीं जो रिवोल्ट है ब्राह्मण्स की तरफ से हुआ। और आप देखोगे कि जो अशोक का एम्पायर है उसके बाद कोई बढ़िया राजा तो आया नहीं। और जो ये सातवाहन हो गए, शुंग डायनेस्टी हो गई या फिर कण्व डायनेस्टी हो गई, ये सारे ब्राह्मण्स थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने जो है पूरे एम्पायर के खिलाफ बगावत करी और लास्ट में जो है ब्राह्मणिकल कल्चर को डोमिनेट बना के वहां पे रखा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं कि भाई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट इतना देखने को मिला नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो जनता थी वो इससे खफा भी थी काफी ज्यादा। इसके अलावा कि भाई इट कुड नॉट प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। अगर ऐसा ही होता, लोग इतने खुश होते अशोक के धम्म से, तो फिर एम्पायर कभी खत्म होना ही नहीं था। अशोक गया 232 बीसी के आसपास, उसके बाद जो है 185 बीसी के बाद पूरा एम्पायर ही खत्म हो गया। तो विद इन 50-60 ईयर जो है पूरा सब कुछ खत्म है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई धम्म की पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया चली थी? अशोक के लिए नहीं चली थी, क्योंकि सिर्फ धम्म की पॉलिसी नहीं होती भाई, उसको इंप्लीमेंट करने वाला जो राजा होता है, उसके साथ जो रिलेशन होता है प्रजा का, वो भी काउंट होता है। एफिशिएंसी भी काउंट होती है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी काउंट होता है, कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो उसका जवाब भी काउंट होता है। तो इतनी सारी बातें काउंट होती हैं, तब जाके जो बढ़िया एम्पायर है वो बनता है ना। तो दैट इज वाई जो धम्म है, इट कुड नॉट ओनली बी सीन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंपीरियल इंटीग्रेशन, इट वॉज जस्ट अ पर्सनल चेंज फ्रॉम अशोक। लास्ट में कंक्लूड कैसे करोगे? ये मत बोलना कि भाई धम्म से फायदा कोई नहीं हुआ। फायदा हुआ, बहुत सारे लोग जो थे उनके सपोर्ट में आए, जो एनिमल्स थे, जो है ह्यूमंस थे, उनको ह्यूमन और एनिमल ट्रीटमेंट मिलने लग गया। तो काफी जो है चीजें चेंज होती हुई दिखी। जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, कम हुआ, लोगों की डेथ कम हुई वॉर में। लोग जो है एक राजा को अपना जो सेवक है वो समझने लगे कि भाई वो हमारे लिए काम करेगा, ना कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं।
सो उल्टा होता है ना कई बार कि भाई आपको लगता है कि यार कैसे बोले मोदी जी को कि आप हमारे लिए काम कर दो, क्योंकि वो तो हमसे बहुत बड़े हैं। बट होना अलग लेवल पे चाहिए कि भाई वो सेवक हैं हमारे, कहते हैं वो कि वो सेवक हैं हमारे, बट चलो वो अलग बात है कि बहुत सारी पॉलिसीज इस टाइम पे चल रही हैं जो मे बी नॉर्मल लोगों के फेवर में ना हो, बट ये पेपर में लिखना नहीं हम लोगों को सिर्फ जो है अशोक तक ही सीमित रहना है। कहने का मतलब ये है कि लोगों को राजा जो है इतना बड़ा ना लगे कि उनको अपनी प्रॉब्लम को सुना ही ना पाए, और राजा जो है वो इतना खुद अपने आप बड़ा ना बन जाए कि भाई वो प्रजा को बिल्कुल तुच्छ समझने लग जाए। तो अशोक के केस में भी यही हुआ कि धम्म ने इस चीज को प्रिवेंट किया, एंड दैट्स वाई जो 40 साल तक उन्होंने रूल किया था वो काफी बढ़िया तरीके से रूल किया था। तो ब्रदरहुड की जो फीलिंग लोगों में आई, जो डेवलपमेंट ऑफ नेशन यहाँ पर हुआ, वो काफी टाइम तक लॉन्ग टर्म चलता रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अशोक के धम्म की ज्यादा बुराइयां ना करते हुए थोड़ा सा अच्छे नोट पर इसको खत्म करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म्ड द मुगल एम्पायर फ्रॉम अ कॉन्करिंग पावर इनटू अ ड्यूरेबल इंपीरियल स्टेट। डिस्कस। देखो लिखा बहुत कुछ है, वर्ड्स बहुत कुछ लिखे, बट सिंपल सा मीनिंग है कि भाई अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था या उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, उसने ना पूरे मुगल एम्पायर को कैसे कन्वर्ट किया कि भाई ना हम सिर्फ पावर को कॉन्कर करना नहीं चाहते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेबिलिटी के साथ जो है हम रूल करना चाहते हैं। और रूल करने के लिए दो चीजें हैं, पहला तो रूलर एफिशिएंट होना चाहिए और पॉलिटिकल विल होनी चाहिए रूल करने के लिए, साथ में जो लोग हैं वो कन्विंस होने चाहिए दैट वी आर रेडी टू गेट रूल्ड बाय यू। इसमें मतलब जो किंग है उसका रोल भी रहता है, प्लस जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रोल भी रहता है। तो ये सारी जो बातें हैं क्या अकबर ने करी, उसकी पॉलिसीज कैसी थी, उसको हमें करना है डिस्कस। दैट यस दीज पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल इंपीरियल स्टेट। लेकिन सिर्फ यही पॉलिसीज नहीं थी जिससे कि हमने बढ़िया तरीके से चीजों को समझा, तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो डिस्कस करना है हमें, तो वन इज द पॉजिटिव पॉइंट, सेकंड इज योर नेगेटिव पॉइंट। तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, पहले तो इंट्रोडक्शन लिखोगे आप, क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में, अकबर के रूल का टाइम कि किस टाइम पीरियड तक उसने रूल किया। दूसरा, इसने जो है बहुत छोटी उम्र से रूल करना शुरू किया, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी इसने जो है जीती थी। साथ में बहुत ज्यादा इसकी जो विजडम को देखते हुए काफी इसने जो कोर्ट में अपने लोग भी रखे हुए थे वो एडवाइस वगैरह देते थे इसे। सो ऐसा नहीं था कि भाई सेंट्रल अथॉरिटी जो है अकबर ही है, वो बहुत लोगों की बात सुनने के बाद डिसीजन देते थे। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग अबाउट अकबर कि भाई सेंट्रलाइजेशन है, बट इतना भी नहीं है कि भाई अहम ब्रह्मस्मी वाली फीलिंग आ रही है कि अपन नीच भगवान है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये आपने हल्का सा बताना है उसमें कि अकबर का जो सिस्टम है वो कैसा था, है ना। तो हल्का सा ये कि उसकी विजडम और उसकी थोड़ी तारीफ कर देनी है, उसके रूल की तारीफ कर देनी, कितने साल तक उसने राज किया और जो है डिफरेंट पॉलिसीज उसने अपनाई जिससे कि स्टेबिलिटी और जो स्टेबलाइजेशन है बेसिकली वो पूरे एम्पायर पे स्टैब्लिश्ड रही। अब बात ये आती है कि ऐसी कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी जिससे कि एम्पायर जो है वो इंटीग्रेट रहा। पहले ये देखो, सेंट्रलाइज्ड बट ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सारा सब कुछ राजा के हाथ में है, लेकिन सब कामों के लिए अलग अलग लोग हैं, है ना। वजीर अलग काम कर रहा है, दीवान जो है वो अलग काम कर रहा है, जो सदर है वो अलग काम कर रहा है, तो मीर बख्शी अलग काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी का जो है रोल मतलब फिक्स्ड है, लेकिन फिर भी ऐसी पॉलिसीज है जो सेंट्रलाइज्ड है जिससे कि एम्पायर स्ट्रेंथन होता है। एक चेक रहता है आपके ऊपर कि भाई आपके ऊपर भी कोई है ना। जैसे इन्होंने डिफरेंट स्टेट्स को आगे सरकार में, परगना में बांटा हुआ था, विलेजेस में बांटा हुआ था, तो हर किसी का एक जो है एडमिनिस्ट्रेटर था, तो ऊपर सुपरविजन है, रेगुलेशन है, तो वो काफी ज्यादा एक चेक एंड बैलेंसेस के फॉर्म में रहता है, जैसे पार्लियामेंट और जुडिशरी का रहता है ना, तो वैसे ही था यहाँ पे भी। मनसादारी सिस्टम जो है उसने एक इंपीरियल सर्विस एलीट क्लास को कहीं ना कहीं क्रिएट किया। मनसादारी जो है आपकी हेरिडिटरी नहीं थी, तो यहाँ पे जो काबिल लोग थे, जो मेरिटोक्रेटिक थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को जागीर दी गई थी और साथ में उनको जात और सवार का भी रैंक दिया गया था। जात मतलब आपका रैंक, उसके साथ में सैलरी तैयार होगी आपकी, और जो सवार है उसके हिसाब से आपको बताया जाता था कि भाई आपने इतने जो घोड़े हैं, इतने जो इन्फेंट्री मैन है वो लेकर रखने हैं, अगर कभी हमें जरूरत पड़ी, वॉर वगैरह हुआ, तो आपका हम इतना सब कुछ जो वॉर में यूज करेंगे। तो ये सब सिस्टम जो है वो हेरिडिटरी नहीं था, दैट्स वाई अ काइंड ऑफ सर्विस एलीट उभर कर सामने आए और करप्शन भी कम हुआ। ऐसा होता था कि भाई अगर आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं एज ए जागीरदार तो आपको हटा दिया जाता था और किसी और को अपॉइंट कर लिया जाएगा, तो करप्शन कहीं ना कहीं कम हुआ।
इसके अलावा रेवेन्यू विद मिलिट्री सर्विस को कनेक्ट किया जागीरदारी सिस्टम ने। जागीरदारी जिसमें ना जो लैंड है वो ओनरशिप तो किसकी है, मुगल एम्परर की ही है, बट आपको ना लीज पे दी जाती है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम सो दैट यू कैन कलेक्ट द लैंड टैक्स, है ना। तो वो ओनरशिप अभी भी मुगल एम्पायर के पास ही है। तो जो रेवेन्यू है वो क्रिएट हो रहा है, जो लैंड है वो अभी भी मुगल एम्परर की ही है। तो हमारा बेसिकली क्या है ना, ये सिस्टम एक आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो है और लोगों के वेलफेयर में काम करने के लिए जो पैसा हम लोगों को चाहिए था वो हमारे पास आ गया था बाय ऑल दिस मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम, है ना। तो ये चीज, इसके अलावा बहुत सारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स हुए। राजा तोडरमल थे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, तो उन्होंने बहुत सारे जो है रेवेन्यू रिफॉर्म्स करे। इन्होंने बहुत ज्यादा, जैसे दहशाला सिस्टम हो गया, है ना, जब्त सिस्टम हो गया, काफी सारी जो चीजें उन्होंने रखी सो दैट एक ना लैंड को मेजर किया जा सके। तो उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा लैंड मेजरमेंट की दिक्कतें रहती थी, सो लैंड मेजरमेंट किया गया विद द हेल्प ऑफ जरीब, है ना, बैम्बू की वो स्टिक हुआ करती थी जिससे ऐसे लैंड को मेजर किया जाता था। तो कहने का मतलब क्या है ना कि भाई उस टाइम पे रेवेन्यू रिफॉर्म्स हुए बहुत सारे, और तब जाके जो है जब लैंड मेजर हम ठीक ठाक से कर पा रहे हैं देन अल्टीमेटली आवर फाइनेंशियल बेस बिकेम स्टेबलाइज्ड। इसके अलावा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेटेड डिस्टेंट टेरिटरीज। अब जैसे हमने देखा था कि भाई इनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थे, फिर आगे सरकार, उसके आगे परगना, फिर विलेजेस, तो ऐसे ना बहुत ही आपका सिस्टम सेट है यहाँ पे। तो हर ऑफिशियल के ऊपर कोई ना कोई ऑफिशियल है, इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही सही रह जाता है, और बहुत सारे जो टेरिटरीज हैं जो दूर 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 तक हैं वो भी कहीं ना कहीं पास आ जाती हैं, बिकॉज सेम सिस्टम है, सेम सिस्टम, सेम एडमिनिस्ट्रेशन से जो है ना आप रिलेट कर पाते हैं कि भाई हाँ देखो हमारे यहाँ पर भी सेम ही काम है, यहाँ पर भी सेम ही काम चल रहा है। तो डिस्टेंट टेरिटरीज को कहीं ना कहीं पास लेकर आया गया, मतलब ऐसे फिजिकली पास नहीं लेकर आया गया, कल्चरली इमोशनली ऐसे पास लेकर आया गया। और राजपूत पॉलिसी तो बहुत ही फेमस रही अकबर के टाइम पे, कि उन्होंने ना जैसे बहुत ज्यादा जो इनका मुद्दा था ना वो ये था कि राजपूतों से बहुत लड़ाई होती थी, तो वो हिंदू राजा थे, ये मुस्लिम राजा हैं, तो लड़ाई वैसे कल्चरली भी हो रही है प्लस इनको टेरिटरी एक्सपैंड भी करनी है। तो उन्होंने शादी कर ली राजपूत रूलर की एक बहन से, एंड अल्टीमेटली जो है बढ़िया मैट्रिमोनियल अलायंस चला, और जो राजपूत रूलर्स थे वो इनके खिलाफ होना बंद हो गए। तो राजपूत रूलर्स के द्वारा अकबर की हेजेमनी को मानने से जो अकबर की आप कह लो कि लेजिटिमेसी थी वो बढ़ी, बिकॉज राजपूत पर हिंदू रूलर्स, तो मुस्लिम्स पर तो मान ही रहे थे इनकी बात, अब हिंदूज भी मान रहे हैं, तो बढ़िया पॉलिसी रही। हाँ वो थोड़ा बहुत ये अलग बात है कि भाई जो जैसे मेवाड़ के राजा थे राणा प्रताप, उन्होंने इनकी कोई खास बात नहीं सुनी, तो एक्सेप्शन में आते हैं बेसिकली। तो ये कुछ बेसिकली आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है जिसकी वजह से जो पूरा एम्पायर है वो आपका एक हो गया था, है। तो ये तो हो गया आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर आती है आपकी रिलीजियस पॉलिसीज, जैसे सुलह कुल की थी जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जैन धर्म के, हिंदू धर्म के, डिफरेंट सेक्ट के लोग इकट्ठा होकर ना डिस्कशन करते हैं। तो एक सुलह कुल टाइप सा है, ये तो लोग डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं, तो अलग अलग विचार अपने व्यक्त कर रहे हैं। सो जो कल्चरल एक अमालगमेशन है, जो कल्चरल एक इंटीग्रेशन है, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेटेड टैक्सेस को हटा दिया था, जैसे जजिया टैक्स हो गया, पिलग्रिमेज टैक्स हो गया, इन सबको हटा दिया गया सो दैट जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, अकबर को अपना बढ़िया राजा के रूप में देखे, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी इनके बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए कि भाई ये टैक्स लगा दिया हमें तो पसंद नहीं है अकबर, तो ये सबसे अकबर जो है बच गया। तो इन्होंने काफी अच्छा एक मतलब एक तरीका निकाला है लोगों के करीब जाने का। रिलीजियस डिस्कशंस एनकरेज्ड इंटेलेक्चुअल ओपननेस, डिस्कशन करो आके, बताओ कि इस्लाम क्या कहता है, बताओ हिंदुइज्म क्या कहता है। लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छी बातें ज्यादा किस में है, और यहाँ पे ये नहीं है कि बस रिलीजन की अच्छी बातें हमने करनी है, तो अच्छी बातें होती हैं, किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करती है वो। तो ये डिस्कशन का माहौल जहां पर है, जहां पर अपनी बात आप रख सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। या तो ऐसा हो कि भाई कोई कुछ भी कहता जा रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिस्टम भी खराब होता है। जहां पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते वो सिस्टम भी खराब होता है। जहां पर एक प्लेटफॉर्म हो ना आपके पास बोलने का, जिसमें राजा की सहमति हो, वो चीजों को ठीक रखता है। इसके अलावा जो महजर है उसने इंपीरियल अथॉरिटी को कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से रखा, तो ये भी एक पॉलिसी में आता है इनके, है ना। तो काफी सारे जो लोग थे वो इनके सपोर्ट में आए, सिंपैथी भी है, एम्पैथी भी है, सब कुछ है इनके लिए। सो अकबर वाज काइंड ऑफ अ फेवरेट रूलर ऑफ एट दैट टाइम, ठीक है। इसके अलावा कल्चरल सिंथेसिस ब्रॉडन द एम्पायर्स लेजिटिमेसी, अब लोग जो है खुद चाह रहे हैं दैट हम इनसे रूल हो, है ना। तो ये लेजिटिमेसी स्टैब्लिश करने के लिए सारा का सारा जो काम है वो किया गया था।
है ना। इसके अलावा दीन इलाही एक काइंड ऑफ धर्म टाइप से चलाया गया था, मतलब धर्म तो नहीं बोल सकते लेकिन एक समुदाय कम्युनिटी सा था कि लोग फॉलोअर्स बन रहे हैं। बट हाँ यही था कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसकी कम थी, लोग जो है सिर्फ और सिर्फ कल्चरली ही आपस में करीब आ रहे थे। तो कुछ पॉलिसीज आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव वाली आपने लिखनी है, कुछ रिलीजियस वाली लिखनी है। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। हर बुलेट पॉइंट के साथ आपका एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे कि आपकी स्टेटमेंट जस्टिफाई हो सके। जितना कोशिश करोगे उतना ही बेटर आपको एग्जाम्पल्स निकल कर आएंगे आपके सामने। बट हमें करना था डिस्कस, तो ये कैसे ड्यूरेबल एम्पायर कैसे स्टैब्लिश कर पाया, तो ये सारी चीजें है ना। तो मैट्रिमोनियल अलायंस से जो आपके रूलर्स थे वो आपके साथ आ गए थे, आपका जो पॉलिसीज थी उससे सभी धर्मों के लोग खुश थे, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी और स्ट्रेंथन हो गए थे, बहुत हेरिडिटरी नहीं थे, मेरिटोक्रेटिक इन नेचर थे। इससे जो है ड्यूरेबल एम्पायर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश हो गया। बट यस क्रिटिकल लिमिटेशंस भी थी कि जैसे बहुत सारे जो जैसे मैट्रिमोनियल अलायंस की वगैरह बात करें तो राजा मेवाड़ जो राणा प्रताप थे वो इनके साथ में नहीं थे। साथ में जो काफी सारे लोग थे जो षड्यंत्र भी रच रहे थे अकबर को गद्दी से हटाने के लिए, है ना। इनके आगे आगे धीरे जो रूलर्स आएंगे वो बहुत ही इनएफिशिएंट आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत एक लॉन्ग टर्म के लिए तो जो एम्पायर है वो इस्टेब्लिश हुआ, बट फिर भी ना बहुत सारी लिमिटेशंस तो थी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि बहुत पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस सब लोगों को दे दी गई है, डेमोक्रेसी अपनी चरम सीमा पर है, ऐसा भी नहीं था। बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं वो ऐसे भी निकल कर सामने आते थे जहाँ पे धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सारी अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा स्ट्रांग रहा, रिलीज पॉलिसीज हमारी बढ़िया रही, बट फिर भी जो है कुछ लिमिटेशंस आपने लिखनी है सो दैट इट कैन बी सेड फॉर श्योर कि भाई ये सब होने के बावजूद भी जो है चीजें इतनी बेटर नहीं थी, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। वो नहीं होता कि मतलब सब कुछ अच्छा है बट फिर भी कमियां निकालनी है, तो वो कमियां निकालने वाला काम है हमारा। तो वो डिस्कशन में या क्रिटिकली इवैल्यूएशन जब पूछते हैं आपसे तो वो बतानी पड़ती है, ठीक है। एंड लास्ट में आप कंक्लूजन में इसकी तारीफों के पुल बांध देना, वो कोई चिंता नहीं है कि भाई अकबर ऐसे राजा थे जिन्होंने जो पूरा एम्पायर है वो इंटीग्रेट करके रखा, अलग अलग धर्मों के लोगों को बढ़िया कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया, और जो है बहुत सारे जो लोग हैं उनको इंडिपेंडेंटली अपनी बात रखने का मौका दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया, सुलह कुल हो गया, चाहे दीन इलाही हो गया। तो ये डिस्कशंस वगैरह जो है यहाँ पर रही, तभी जो है काफी टाइम तक इनका रूल चला था। तो अकबर के बाद क्या हुआ वो हमें नहीं फर्क पड़ता, अकबर के टाइम पे तो कम से कम बहुत टाइम तक बढ़िया हमारा एक कंसोलिडेटेड रूल जो है वो रहा था। तो हल्का से इस वे में आपने समझना है। सो लास्ट में कंक्लूजन आपने इस तरीके से करना है। तो ये सारी जो बातें हैं ये अपने को लिखनी है और इससे हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा और ठीक ठाक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कॉम्प्लीमेंटेड रादर देन कंपीटेड विद गांधीयन मास पॉलिटिक्स इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मतलब ऐसा है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म ने खत्म कर दिया था गांधी के मास पॉलिटिक्स के आइडिया को, बल्कि दोनों आपस में ना कॉम्प्लीमेंट्री चले, तभी तो हम लोगों को आजादी मिली। अगर ये दोनों अलग अलग होते ना, दोनों का अलग अलग मकसद होता तो हमें आजादी नहीं मिलती। तो इंट्रोडक्शन में आपने यही लिखना है कि भाई भले ही रेवोल्यूशन नेशनलिज्म वाले जो हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म और वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी बातों को सुनाने में विश्वास रखते हैं, गांधी जी जो है वो सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। दोनों की अलग अलग अप्रोच है, लेकिन दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को ब्रिटिश से आजादी चाहिए, सेम ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए इस इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेम है, पूर्ण स्वराज एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से जो है काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि कैसे ऐसा कैसे हुआ दैट दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। सबसे पहली बात तो जैसे ना गांधी जी की स्ट्रैटेजी थी STS, अपना सत्याग्रह, ट्रूस सत्याग्रह, कि भाई कुछ एक मूवमेंट चलेगा, फिर बीच में जो है एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स करेंगे, लोगों को हम तैयार करेंगे, खादी वगैरह को प्रमोट करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो ये सब करेंगे और फिर दोबारा से जो सत्याग्रह या मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो जब भी कोई पॉलिटिकल इनएक्टिविटी होती थी तो उस टाइम पर जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे वो कहीं ना कहीं उस वैक्यूम को भर देते थे जिसमें जो यूथ है वो विदाउट एनी लीडर नहीं रहता था। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस सा है कि भाई अब गांधी जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता था। तो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री।
ऑल्सो जो है नेशनलिस्ट जो कॉन्शियसनेस है वो रेवोल्यूशनरी सेक्रीफाइसेस ने उभारी थी, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, इनकी फांसी से पूरा जो देश है वो एक हो गया था कि अब तो हमें इनसे आज़ादी चाहिए ही चाहिए है, चाहे कुछ हो जाए, विल गेट द इंडिपेंडेंस। तो नेशनल कॉन्शियसनेस जो है वो लेकर आने में रेवोल्यूशनरीज का बहुत बड़ा एक रोल है ना। इसके अलावा इन्होंने दे रेडिकलाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। रेडिकलाइज का मतलब होता है कि यार हमें ना ये सब नहीं चाहिए कि भी डोमिनियन स्टेटस दे दिया तुम्हें और जो है अल्टीमेट रानी तो कोई नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें आज भी चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें कल भी चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो हम लोग बस ये चाहते हैं अगर आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देते हैं तो हम जो है रेडिकलाइज्ड मेथड्स को अपनाएंगे, जैसा इन्होंने अपनाया भी। चिट्टागोंग आर्मरी रेड हो, चाहे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हो, कोई भी ऐसे केस हो जिसमें आपको लगता है कि रेडिकलाइजेशन है, दैट यू कैन कोट एज एन एग्जाम्पल। इसके अलावा कोअर्सिव नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल को एक्सपोज किया कि भाई जैसे ना एक जैसे जतिन दास थे तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी कि भाई हमें ना जेल में ढंग का खाना नहीं मिल रहा है और हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मारपीट हो रही है। इसके खिलाफ उन्होंने ना हंगर स्ट्राइक किया था, तो उनकी डेथ ही हो गई थी हंगर स्ट्राइक करते हुए। किसी ने उनको मनाया नहीं, किसी ने उनको खाना नहीं जाके खिलाया। तो इससे पता लगता है कि भाई हम जो है उनके लिए कुछ नहीं है, ब्रिटिश के आगे हम बिल्कुल तुच्छ प्राणी हैं, हमारी जान जाए तो जाती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। तो ये सारी जो बातें बोली गई थी उस वजह से जो है लोगों को पता लगा कि भाई एक्चुअल में कॉलोनियल रूल ना वो नहीं है कि जो तुम्हें लगता है कि रेलवे बना दी, टेलीग्राफ बना दिया, पोस्टल बना दिया, सब कुछ बना दिया, तुम्हारे प्रेस को प्रमोट कर रहे हैं, तुम्हारे विचार यहाँ वहाँ आदान प्रदान हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे हैव जस्ट वन ऑब्जेक्टिव कि भाई इनको लूट कैसे लिया जाए, इनको जो है रॉ मटेरियल्स का जो एक्सेसिबिलिटी है वो ना मिले और वो हम चुरा लें। बस यही उनका ऑब्जेक्टिव है कि इनके कॉन्फिडेंस को कम कर दो, सुपीरियर बने रहो और जो सारा रिसोर्स है वो यहाँ से खींच के ले जाओ। ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरीज ने लोगों के सामने रखी थी। इसके अलावा दोनों ने ही जो कॉलोनियल अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया था कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा भी बहुत कुछ नहीं होगा, चंद लोग हैं इनको हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया गया, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपका सॉल्ट मार्च हो, सॉल्ट टैक्स को हटाने वाला हो। ये सब जो चीजें हैं वो दिखाती हैं कि भाई हम लोग तुम लोगों से डरते नहीं हैं। तो अथॉरिटी इज नॉट लाइक कि चैलेंज नहीं किया जा सकती, हम चैलेंज कर रहे हैं। एंड देन लास्ट इट इज कि इनका जो प्रेशर है, जैसे एक ही टाइम पर काफी सारे रेवोल्यूशनरीज भी काम कर रहे हैं, भगत सिंह भी काम कर रहे हैं, साथ में जो गांधी जी हैं वो भी काम कर रहे हैं। सो मास मोबिलाइजेशन भी है और साथ में जो रेवोल्यूशनरीज नेशनलिज्म है वो भी चल रहा है। तो ये इकट्ठा एक प्रेशर सा क्रिएट करता था ऑन ब्रिटिश। तो इस वजह से जो है काइंड ऑफ ये इसने कॉम्प्लीमेंट किया ऑफ गांधीन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हम लोगों ने, जब आप बताओगे कि कैसे कैसे रेवोल्यूशनरी जो थे उन्होंने सपोर्ट किया गांधीन पॉलिटिक्स को, एक तो ये चीज। इसके अलावा लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन भी तो थे इन दोनों के कि भाई डिसएग्रीमेंट ओवर वायलेंस, रेवोल्यूशनरी थे वायलेंस क्रिएट कर दो, कानों तक इनकी बात पहुंचा दो, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, इनको दिखता नहीं है, तो तब जो है आपकी वो बात मानेंगे। ओके इसके अलावा जो गांधी जी थे वो कहते थे कि सत्याग्रह का पाठ पढ़ो, अहिंसा करो, नॉन वायलेंस करो, बैठे रहो भूख हड़ताल पे भी बैठे थे। 1919 में उन्होंने गोलियां चला दी थी एक्ट के तहत। हम जब बैठे थे कि यार गलत एक्ट आया है ये जलियांवाला बाग में, तो फिर गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज थी वो उनको लोगों को नहीं पसंद थी, इसीलिए दिक्कतें चलती रही थी। रेवोल्यूशनरी एक्शंस कुड प्रोवाइड एन एक्सक्यूज फॉर रिप्रेशन। देखो बेसिकली क्या है ना कि गांधी जी का ये मानना था कि अगर तुम वायलेंस कर रहे हो ना तो मैं तुम्हारी बात ना ब्रिटिश के सामने रख नहीं पाऊंगा। जैसे भगत सिंह की फांसी वो रुकवा नहीं पाए, तो एक ना एक्सक्यूज मिल जाता है कि भाई तुम तो मारने के कगार पर उतर आए हो हमें, हम तो ऐसा नहीं सोचते, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है ऐसा। तो ये जो है ना एक एक्सक्यूज के तौर पे यूज हो जाता है कि भाई तुमने क्योंकि वायलेंस करे तो हम भी तुम्हारे खिलाफ वायलेंस कर सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि वायलेंस नहीं करोगे तो वायलेंस तुम्हारे खिलाफ भी नहीं होगा, नॉन वायलेंट रहो, अपनी बातचीत रखो और अल्टीमेटली जो है बढ़िया डिसीजन पर पहुंच जाओ, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसके अलावा अनइक्वल कैपेसिटी फॉर मोबिलाइजेशन, जो मोबिलाइजेशन है ना उसमें जो रेवोल्यूशनरी है उसमें आपके सिर्फ यूथ हैं और जो है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इनके पास गोल्स हैं, बहुत ज्यादा ये ऐसे एक्टिव और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह पाते हैं। गांधी जी की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि भाई सारी मास मोबिलाइजेशन हो और लॉन्ग टर्म के लिए हो, स्ट्रगल हो फिर ट्रूस हो फिर स्ट्रगल हो, है ना। तो ये STS की थ्योरी वो अपना रहे थे।
इसके अलावा स्ट्रैटेजी और टाइमिंग पर भी डिफरेंस है। इनका ये माना था रेवोल्यूशनरी वालों का कि जब हमें ठीक लगेगा, जब इनकी ताकत जो है ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, तब इनके ऊपर अटैक कर देंगे। गांधी जी टाइम नोट करते थे कि भाई जब लोग तैयार हैं ना मोबिलाइज होने के लिए, जब तैयार हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तभी हम लोग इसको शुरू करें, अदरवाइज जो हमारा पूरा मूवमेंट है वो खराब हो जाएगा। तो ये सारी बातें गांधी जी की थी। तो वो कॉम्प्लीमेंट तो हो रहे हैं आपस में, ऐसी बात नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं हमारे लिए, तो वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो जो बैलेंस असेसमेंट थी वो यही थी कि भाई दोनों का एक ही गोल था, पूर्ण स्वराज। दोनों का एक ही गोल था, कॉलोनियल सेपरेशन से बचना। दोनों का एक ही गोल था, वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ये सब कुछ इनका गोल था। तो इस सबको करने के लिए जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही थी वो अपना रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी का अपना स्टांस था, लेकिन अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव था वो तो यही था। ठीक है, तो लास्ट में बैलेंस असेसमेंट के तौर पे जो है आप कंक्लूजन लिखेंगे कि बहुत अच्छी बात है, दोनों ने अपना अपना जो है रोल निभाया है और तभी जाके जो है हमें आजादी मिली है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ गांधी जी ही भगवान थे या रेवोल्यूशनरीज ही जो है उन्होंने सब कुछ किया था। इसमें एक सामंजस्य बैठा रहेगा। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसके टाइम पे जो है आपका जो ये वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था, उस टाइम पर जो आपकी ये इंडियन नेशनल आर्मी थी वो जापान की तरफ से लड़ रही थी अगेंस्ट ब्रिटिश। तो एक टाइम पर जो है गांधी जी भी वायलेंट मूवमेंट चला रहे हैं और ये भी जो है बाहर से इनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बैलेंस्ड एक असेसमेंट था वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द कंक्लूजन, सो दैट यू कैन रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ द थिंग्स, चाहे वो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म हो, चाहे वो आपका ये वो हो गांधीन पॉलिटिक्स हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे, दोनों का क्या क्या मतलब है, हाउ दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर एंड व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, उसके हिसाब से जो है आपने फिर आंसर लिखना है। एग्जाम्पल्स डालने नहीं भूलेंगे, एग्जाम्पल्स के बिना पेपर से बाहर मत आना। हर क्वेश्चन में आधा आधा नंबर भी कम हुआ ना अगर आप एग्जाम्पल नहीं डाले आपने, तो 20 क्वेश्चन में मतलब 10 नंबर गए आपके, 7 पेपरों में 70 नंबर चले गए। और 70 नंबर का जो ये दुख है ये हम नहीं झेल पाएंगे अगर कट ऑफ से हम पीछे रह जाएंगे। तो वो जो होता है ना वो 70 मार्क्स आप लोगों को लेने हैं, वो 70 मिनट आप लोगों ने अपने जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल लेनी है, सबसे बढ़िया मैच लिख देना है आपने, ताकि 70 नंबर हम लोगों को मिल जाए। तो ये आधा आधा नंबर का ये जो डिफरेंस है वो आपको जिताएगा। एंड यस, जस्ट मार्क माई वर्ड्स कि भाई जब तक एग्जाम्पल्स आप नहीं लिखते हैं, व्हेन यू डोंट जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट कहीं वैलिड प्रूव नहीं होती। जस्टिफाई योर स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल लिखो, भगत सिंह का एग्जाम्पल दो, गुरुदेव का एग्जाम्पल दो, अपना जो है अपना प्रॉपर रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल दो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपने देने हैं सो दैट यू कैन जस्टिफाई योर स्टेटमेंट्स एंड वर्ड्स। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे द ग्रीन रेवोल्यूशन transformed India's food security while simultaneously creating new regional and socio-economic disparities। ये भी ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी बात है। सो हाउ विल यू इंट्रोड्यूस दिस आंसर कि भाई पहली बात तो ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या, इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए, इरिगेशन के जो मेथड्स हैं वो हम लोगों ने डेवलप करे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, वाटर इंटेंसिव जो है ये सीड्स हुआ करते थे। तो ये सारा सब कुछ हम लेकर आए। क्यों लेकर आए? क्योंकि इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी चल रही थी, फेमाइन चल रहे थे और हम लोग डिपेंडेंट थे यूएसए के PL 480 प्रोग्राम के ऊपर, जिसमें हमें सब्सिडाइज रेट पे वीट दिया जाता था। तो उस टाइम पर जो है यूएसए ने हमें मना कर दिया था, बिकॉज वहां पे ना उस टाइम पे 65 में और 65 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसमें हम लोगों मतलब एक वॉर की वजह से वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था बेसिकली। तो उस वजह से जो है काफी ज्यादा फेमाइन भी रहा और ये सब भी इश्यूज आ गए। तो तब जाके जो है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा डेवलप किए गए जो सीड्स थे वो हम लोगों ने लेकर आए इंडिया में, एंड स्वामीनाथन की ओनरशिप के साथ जो है हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में शुरू किया। सो व्हाट इज द रीजन कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो दो चीजें हैं ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है सारे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई जब ये आया था तो इसने इंडिया की फूड सिक्योरिटी को सही ढंग से बढ़िया कर दिया था कि फेमाइन वगैरह सब आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास खाने के लिए अनाज है अभी। तो वो बेसिकली कैसे हुआ, तो आपने पॉइंट्स लिखने हैं कि भाई इन्होंने बहुत ही जल्दी फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में इंक्रीज करा दिया, चाहे वो राइस है, चाहे वो व्हीट है, चाहे वो कोई भी है। मेनली राइस व्हीट में हमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इजाफा देखने को मिला था।
इसके अलावा नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी, हम लोग PL 480 वाले से बाहर निकल गए एंड हम लोगों ने प्रॉपर जो है क्या किया कि हम लोग खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं हम किसी से मांग नहीं रहे। अब तो हम खुद ही डिपेंडेंट हैं अपने ऊपर, तो हमसे कोई कुछ भी बात बोल के ये नहीं बोल सकता कि भाई आप जो है हम आपको खाना नहीं देंगे आपने अगर हमारी ये बात नहीं मानी तो। देन थर्ड इज क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम लोगों ने एक ही बार जो है काफी सारा प्रोड्यूस कर लिया, उसको हमने बफर में रख दिया ताकि फ्यूचर में कभी फेमाइन आए, कोई अकाल वगैरह पड़े तो हम इसको इस्तेमाल कर सके, है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमने सोचा, प्रोडक्शन बढ़ाई, बफर स्टॉक क्रिएट करे, रूरल इकोनॉमी डेवलप हुई, आपके एग्रीकल्चर करने के लिए जो ट्रैक्टर वगैरह की जरूरत पड़ती थी, मशीन्स की जरूरत पड़ती थी, वो भी प्रोड्यूस होनी शुरू हुई। तो जो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो भी डेवलप हो रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो जो लोग हैं वो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो जहां पर खर्च कर रहे हैं वो इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही हैं। तो जो इकोनॉमिक का हमारा एक साइकिल था वो चल पड़ा था, एग्रीकल्चर जो सॉइल है वो हमारी और ज्यादा फर्टाइल हो गई है। तो ये सारी बातें होनी शुरू हो गई हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड देन विल हैव रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लार्ज स्केल फेमाइन, कि भाई ठीक है फेमाइन अगर आ भी जाएगा ना, सूखा पड़ भी जाएगा तो अकाल नहीं पड़ेगा। देखो दो डिफरेंस होता है, एक होता है ड्रॉट, एक होता है फेमाइन। ड्रॉट का मतलब होता है कि भाई आपके यहाँ पर बारिश नहीं हुई, बारिश ना होने की वजह से आपके यहाँ पर अकाल पड़ गया कि भाई आप जो है बढ़िया तरीके से लोगों को ट्रीट नहीं कर पाए, लोगों की जाने गई क्योंकि वो भूखे थे। तो बारिश ना हो एक साल कोई बात नहीं यार, 3 साल चाहे बारिश ना हो, आपके पास 3 साल का अनाज होना चाहिए सभी लोगों को देने के लिए। तो ये सब जो है हम लोगों को इंश्योर करवाया विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या था, क्यों था, ये पता लगा हमें। बट क्वेश्चन ये कहते हैं कि भाई इसमें सारा काम नहीं चलता, बहुत सारी डिस्पैरिटीज ऐसी हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन अपने साथ लेकर आया था। ठीक है, जैसे कौन सी डिस्पैरिटीज, रीजनल डिस्पैरिटीज। सबसे पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ ये जो सीड्स थे वो वहां यूज होते थे जहां पर इरिगेशन ज्यादा है। तो जहां पर इरिगेशन नहीं है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन सीड्स का कोई भी मतलब ही नहीं बनता। तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और वेस्टर्न यूपी हो गया, सिर्फ इन दोनों में ही, इन तीनों जगहों पर ही जो है आपका सिस्टम सेटअप रहा, इसके अलावा और कहीं पे नहीं था। इसके साथ इंटरस्टेट डिफरेंसेस को क्रिएट हुआ, आपके ये स्टेट्स तो बढ़िया चल रहे हैं, जो आपके सदर्न स्टेट्स हैं या जो आपकी ईस्टर्न स्टेट्स है उड़ीसा वगैरह, उन सब में इतनी प्रोस्पेरिटी नहीं आई। सो जो इनइक्वालिटी थी वो क्रिएट हुई। एंड लास्ट में सिर्फ क्रॉप स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, मतलब सिर्फ राइस और व्हीट पे ही फोकस किया गया, आपकी पल्सेस, आपकी ये सारी चीजें जो है वो खराब हो जाती, इनके लिए कोई HYV सीड्स वगैरह नहीं थे, है ना। तो मेन फोकस जो था वो राइस व्हीट पे था, बाकी और क्रॉप्स पे नहीं थे। उसमें पल्सेस आ गई, उसमें आपकी बार्ले आ गई, उसमें आपका मस्टर्ड आ गया, उसमें आपकी बहुत सारी और क्रॉप्स भी आ गई। तो ये जो डिस्पैरिटी है वो दिखाई दी थी ऑन द लेवल्स ऑफ रीजन। ठीक है, कि भाई इंटर स्टेट इनइक्वालिटी है, इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटी है, जहां पर इरिगेशन नहीं है वहां पर ये सीड्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो जहां पर आपने सरकार ने कैनाल्स नहीं बनाई वहां पे जो है लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, सफर कर रहे हैं यहाँ से। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी हैं इसमें। जो बड़े फार्मर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनको बेनिफिट ज्यादा हुआ, क्योंकि ना ये आपकी एक ऐसी पॉलिसी है जहां पर जो ये सीड है जो अगर ज्यादा एरिया में डाले जाते हैं तभी ये बेनिफिट देते हैं। छोटे एरिया में आप इनको रख रहे हैं, छोटे एरिया में आप इनको यूज कर रहे हैं, तो उतने पेस्टिसाइड्स भी यूज होंगे, उतना ही जो पानी भी कंज्यूम हो जाएगा, तो ज्यादा कॉस्ट पड़ती है छोटे फार्म पे। तो जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उनको काफी फर्क पड़ा इससे, जो है काफी ज्यादा पेजेंट्स में डिफरेंशिएशन आई, कुछ जो है रिच पेजेंट्स हो गए, कुछ जो है अगेन पुअर के पुअर ही रह गए, है ना। तो एक तो ये चीज, इसके अलावा बहुत सारे लोगों के पास लोन की सुविधा नहीं थी कि भी वो ये सारे सीड खरीद सकें या फिर इरिगेशन के लिए जो मेथड्स हैं वो अप्लाई कर सकें, तो ये सब उनके पास नहीं था, तो लोन नहीं ले सकते थे, सब्सिडी सरकार जो है वो नहीं दे रही थी अलग अलग तरीके से लोगों को। इसके अलावा एग्रीकल्चर लेबर और मिक्स्ड इम्पैक्ट देखने को मिला, कोई कईयों को ज्यादा काम मिला, लेकिन साथ में कुछ जेंडर इनइक्वालिटीज भी हैं हमारे पास, कि जो विमेन हैं उनको काफी ज्यादा फील्ड से दूर रखा गया एंड अल्टीमेटली दे वर जस्ट कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड। तो यहाँ पर मशीन्स काफी ज्यादा आ गई थी। जब मशीन्स की ऑपरेशन की बात आती है तब जो मेल्स हैं वो ज्यादा प्रेफरेबली काम करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो मशीन्स आई हैं तब जेंडर इनइक्वालिटी और हमारी बढ़ गई है। अदरवाइज पहले जो फीमेल थी वो ज्यादा काम करती थी एग्रीकल्चर में भी, बट धीरे धीरे वो चीज खत्म हो गई बिकॉज मशीन्स आ गई थी। एंड ये सारी जो चीजें हैं वो बताती हैं दैट डिस्पैरिटीज वर देयर।
फार्मर्स के बीच डिस्पैरिटीज, जेंडर के बीच में डिस्पैरिटीज, जो आपकी एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनको बैंक की तरफ से लोन वगैरह नहीं है जिससे कि वो लैंड खरीद सकें या फिर लोन लेके खेती कर सकें, और बाद में जब क्रॉप अच्छी हो जाएगी तो उसको लोन को चुका देंगे, तो वो सब कुछ नहीं कर पाए। तो सिर्फ डिस्पैरिटी सोशियो इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि इकोलॉजिकल भी थी। इतना सारा पानी का इस्तेमाल किया गया दैट ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटेड, सॉइल डिग्रेडेड, क्योंकि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इन HIV पे जो HYV सीड्स थे इनके ऊपर बहुत सारे पेस्ट लगते थे, है ना, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। पेस्टिसाइड्स थे बहुत सारे। क्रॉप डाइवर्सिटी सिर्फ राइस और व्हीट ही रह गया, बाकी सारी क्रॉप्स तो खत्म हो गई थी। एंड यस, इकोलॉजिकल स्ट्रेस, वो स्टेट्स जो कि बहुत ज्यादा पानी से पहले ही जूझ रहे थे, कम पानी से जूझ रहे थे, उनमें हमने राइस फील्ड लगा दिया, तो जब राइस आया तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है तो बाकी जगहों के लिए पानी नहीं बचा। सो जो ऑलरेडी इकोलॉजिकल स्ट्रेस झेल रहे थे स्टेट, वो और ज्यादा इकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड हो गए। एंड लास्ट में बैलेंस असेसमेंट लिखनी है कि भाई ठीक है बहुत सारी डिस्पैरिटीज हुई, लेकिन इंडिया अगर ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर नहीं आता तो हम भूखे मर जाते। तो भूखे लोग, जेंडर इक्वल रह लो, भूखे लोगों में वैसे भी कोई इक्वालिटी की भावना होती नहीं है, सब छीनने के कगार पर ही होते हैं कि यार हमें मिल जाए, बाकियों की हमें परवाह नहीं है ना। तो ये सब होता है ना, तो एक बैलेंस असेसमेंट आपने देना है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर ये सारी बातें हुई, ठीक बात है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत इस बात से पता लगती है कि तब से लेकर अब तक हम फूड सिक्योर नेशन हैं एक। अदरवाइज दे देता लाल बहादुर शास्त्री ने नारा कि भाई आप एक दिन का एक टाइम का खाना छोड़ दो, मैं भी एक टाइम नहीं खाता, तुम भी एक टाइम मत खाओ। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा उस टाइम पर आ गया था, तो विज्ञान की वजह से हम लोग जो है बच पाए हैं, है ना। और आप वे फॉरवर्ड लिखो कि भाई आज भी अगर हम चाहते हैं कि सॉइल डिग्रेड ना हो या फिर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ना हो, तो इसके लिए आपको जो सीड्स हैं वो डेली जो है रूटीन तौर पे मॉडिफाई करते रहने पड़ेंगे। पानी ज्यादा चाहिए तो ग्राउंड वाटर मत इस्तेमाल करो, जो कनाल सिस्टम है उसको डेवलप करो, बिकॉज ग्राउंड वाटर इज हमारा रिजर्व, कि भाई जब बारिश नहीं होगी तब हम उसको यूज करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं बस ये आपने लिखनी है कंक्लूजन में। सो आंसर का कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड, असेसमेंट के तौर पर होना चाहिए कि भाई एनालिसिस मैंने कर लिया, अब लास्ट में कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं और ये कुछ अच्छी बातें, इसको हम सुधार लेंगे तो हम ठीक रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने आंसर को अपना एंड करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी but also demonstrated the dangers of the revolutionary extremism critically analyze। कि भाई हम जितना तारीफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की करते हैं उतना तारीफ के काबिल भी नहीं है ये, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है या एक्सट्रीमिज्म है उसको डेवलप करवाया था। तो अच्छी बात है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे लोगों को एक मोटिव मिला, ऑब्जेक्टिव मिला, इंस्पिरेशन मिली कि भाई हम भी जो है डेमोक्रेसी में रह सकते हैं, मोनार्की में ना रहें। तो अच्छी बात है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इंट्रोडक्शन में लिख देना कि भाई कब हुआ था पहली बात तो, और कैसे कैसे जो है डेमोक्रेसी आ चुकी थी बाय रिप्लेसिंग मोनार्की, और इंस्पिरेशन मिल रही थी बाकी लोगों को भी, सो दैट जो है वर्ल्ड में इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस की हम बात करने लग गए थे। तो ये सारी बातें आपने लिखनी इंट्रोडक्शन में, कुछ पॉइंट्स बताने हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में हल्का जिक्र करना है हमने। मेन जो मुद्दा शुरू होगा वो शुरू होगा बॉडी में, कि भाई ठीक है क्या इसने मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कंट्रीब्यूट किया, तो यस किया तो है थोड़ा बहुत। कैसे किया है? पॉपुलर सॉवरेनिटी रिप्लेस्ड डिवाइन राइट मोनार्की। अब जो राजा है वो हेरिडिटरी नहीं चूज किया जा रहा है, अब जो है स्टेट जनरल जो थी पहले, अब वो नेशनल असेंबली बन चुकी है। तो अब जो है उसके उस पे वोटिंग होगी और तब जो है हमारा लीडर चुना जाएगा। तो ये सब कुछ हुआ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए लॉ इक्वल है, राजा के लिए भी, ना राजा के लिए भी, छोटे आदमी के लिए, बड़े आदमी के लिए, सबके लिए सेम है लॉ। इक्वालिटी बिफोर दी लॉ है। इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात चल रही है, लिबर्टी की बात चल रही है ना, ये प्रिंसिपल्स की भाई आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आपको रोक नहीं रहा है, आपको जो गाना है वो गाओ, नोबल्स की मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारे आप जो है राइट्स अपने ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देखो बहुत ही भारी वर्ड है कि भाई संविधान का तरीके से, मतलब जो रूल ऑफ लॉ है वो आ गया है। पहले रूल ऑफ किंग हुआ करता था, जैसे रूल ऑफ लॉ को हम बोलते हैं लेक्स रेक्स, और रूल ऑफ किंग को बोलते हैं हम लोग रेक्स लेक्स। तो ये ऐसे ट्रांसफर हो गया था। एंड यस, गवर्नमेंट वाज रिप्रेजेंटेटिव। पहले जो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर के लोग थे, जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, वो वहीं से चूज होते थे, सारे के राजा वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट। अब जो है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एस्टेट के भी जो लोग हैं वो वोट करके अपनी गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्युलर है, रिलीजन का बहुत ज्यादा होल्ड नहीं क्रिएट करवाया गया है ना। इसके अलावा फ्रांस के
सो सॉरी, फ्रांस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे शहर थे, ऐसे देश थे जहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से काफी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल रहा था कि भाई वो भी जो है अब लड़ रहे हैं। सबसे बात करेंगे जैसे इंडिया को भी बहुत ज्यादा ये रहा कि भाई अगर फ्रांस यहाँ पर मोनार्किकल सिस्टम को खत्म कर सकता है, गवर्नमेंट लेकर आ सकता है, तो इंडिया भी उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कहीं ना कहीं होल्ड में थी, तो उन्होंने भी उनके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी थी कि भाई हम तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। तो इंडिया को भी इंस्पिरेशन मिलती है, बाकी और जो देश है उनको भी इंस्पिरेशन मिलती है ना। इनको इंस्पिरेशन किससे मिलती है? इनको इंस्पिरेशन मिलती है आपके अमेरिकन रेवोल्यूशन से। तो जो जड़ है वो तो अमेरिकन रेवोल्यूशन है। बट कहने का मतलब ये कि हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, दैट मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर बेसिकली प्रेजेंट बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन। तो काइंड ऑफ स्टार्टिंग है ये। लेकिन रेवोल्यूशन एक्सट्रीमिज्म भी था वहां पे, क्योंकि उस टाइम पे जहां पर कंडीशंस ऑफ क्राइसिस होती हैं, जैसे उस टाइम पे रेडिकलाइजेशन का होना बहुत ज्यादा एक नेगेटिव तौर पे जाता है कि भाई पहले ही जो देश है वो क्राइसिस में है और अब जो है अब रेडिकलाइज भी हो रहे हैं। तो जैसे रेन ऑफ टेरर आएगा इसमें, तो 1793 से 1794 का जो रॉबस्पियर का जो कोबियंस का रूल था, उसमें जितने भी लोग उनके खिलाफ बोला उन सबको गियोटिन करवा दिया गया। तो जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये खुद जो है प्रोटेस्ट करके आए हैं एज अ गवर्नमेंट में, और फिर जो है खुद वही काम कर रहे हैं जो पहले होता था, उससे बुरा काम कर रहे हैं बल्कि। तो रेडिकलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी वहां पे। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म को सप्रेस किया गया कि अलग अलग लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो बातें नहीं सुनी जा रही हैं। जो वो कह दे रहे हैं कि भाई मेरी सरकार बनी हुई है, हम जो कहेंगे वही होगा, तो जो रॉबस्पियर है वो ही भगवान बना हुआ उस टाइम पे। तो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की तो बात ही नहीं चल रही है। एक ही डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी में डेमो का जो मतलब पीपल होता है वो कहां पर है? लोगों की बात सुन तो रही नहीं आप, सिंपल एक ही रूल जो है चलाया जा रहा है। इसके अलावा वायलेंस है कि भाई पहले हम लोगों को तड़पाया गया था, अब हम जो है और लोगों को तड़पाएंगे। तो इसमें बहुत लोगों को गियोटिन किया गया, जिसमें राजा रानी ये सब शामिल थे, उनका परिवार शामिल था। तो ये पॉलिटिकल प्योरिफिकेशन के नाम पर कि प्रोटेस्ट ना करें हमारे खिलाफ, उसके लिए जो है वायलेंस को एज अ मीन ट्रीट किया जा रहा था। एंड देन विल हैव मॉब वायलेंस, सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटेरियनिज्म। तो काफी सारी जो चीजें थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतनी सही नहीं हुई थी। तो यू जस्ट हैव टू राइट दीज पॉइंट्स कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, लेकिन लास्ट में आप ना थोड़ा सा बैलेंस्ड ओपिनियन ही देना कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही आपका ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो नारा हम लोग देते हैं वो हमें मिला। ऑल्सो इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई हम जो है प्रॉपर सेटअप गवर्नमेंट को, प्रॉपर सेटअप मोनार्की को भी हटा सकते हैं अगर हम जो है अपनी पर आ जाएं तो, है ना। तो इसमें सारा उसमें आपने वही लिखना है कि भाई हाँ अच्छी बात है, ऐसा था। सो बैलेंस्ड असेसमेंट इज रिक्वायर्ड इन योर कंक्लूजन। तो ठीक बात है, इसने अच्छा काम किया, बट कुछ ना कुछ जो चीजें थी वो जो रह गई थी वो अपने को समझ में आनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ यार 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं आज। आई होप आपको थोड़ा समझ में आए होंगे कि कैसे कैसे क्या पॉइंट्स लिखने हैं, वर्ड्स कौन से चूज करने हैं। तो ये वर्ड्स का ही बेसिकली गेम है जो सारा आपको मार्क्स दिलवाएगा। और थोड़ा सोचो कि भाई क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या क्या लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में क्या एग्जांपल्स कोट करने हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली, तब आपकी जो है काफी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी परेशानी है, देन यू कैन कमेंट एंड आप हमें बता सकते हैं, विल सॉल्व दैट डाउट फॉर यू। तो कोई भी दिक्कत रहेगी तो प्लीज बताइएगा, हम बाकी और क्लासेस में भी काफी सारे मेन से क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।